हेलो दोस्तों, आज है 16 जुलाई। आज आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों, उन एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। तो इसी सेट का आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 15 का सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। इससे पहले और भी सेट का करा रखा हूँ, आप लोग जा कर के देखिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में क्या लगा हुआ है। निम्न में कौन परमाणु का भाग नहीं है। देखिए, परमाणु का भाग कहता है कि कौन नहीं होता है। तो परमाणु का भाग कौन नहीं है? इलेक्ट्रॉन ये परमाणु का भाग होता है, क्योंकि परमाणु मेरा 3 चीज़ से बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तीनों चीज़ से क्या बना होता है? परमाणु मेरा निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, परमाणु बनता है। लेकिन जो ये फोटोन है, फोटोन यह परमाणु का भाग नहीं है। फोटोन क्या होता है दोस्तों? यह जो है दोस्तों एक कण है। क्या है? फोटोन एक कण है, यानी ऊर्जा का बंडल है। क्या है? ऊर्जा का बंडल है। ये बात आपको याद रखना है। ऊर्जा के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण का जो समूह होता है उसको हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज में जो आपको जो गंदा गंदा टाइप का दिखाई देता है, धूलकण जैसा, वही क्या है? एक फोटोन है। क्या है? फोटोन है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज पूछेगा कब हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपको याद रखना है कि 1867 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था? जे थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था, तो 1932 में चैडविक ने किया था। कौन किया था? चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन का खोज पूछिएगा कौन किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किया था। रदरफोर्ड मत कह दीजिएगा, गोल्डस्टीन ने खोज किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एरोसोल का एक उदाहरण क्या है। एरोसोल का क्या क्या सब उदाहरण होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एरोसोल का कुछ उदाहरण बताता हूँ। एरोसोल का जो उदाहरण है वो क्या क्या सब चीज़ है। तो एरोसोल का जो उदाहरण है, कोहरा क्या हो जाएगा? कोहरा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, और धूल हो जाएगा, बादल हो जाएगा, स्प्रे हो जाएगा। तो ये सब किसका भैया उदाहरण है? तो सारा जो है एरोसोल का उदाहरण है। इसमें देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको धुआं दिख रहा है, कोहरा ये सब तो नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोल गैस किस मिश्रण को कहा जाता है। कोल गैस दोस्तों हम लोग कहते हैं बायोगैस को, बायोगैस को। और बायोगैस को ही हम लोग क्या कहते हैं? CH4 यानी मीथेन कहते हैं। और मीथेन कहाँ कहाँ, बायोगैस कहाँ कहाँ पाया जाता है? दलदली वाला स्थान में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? दलदली वाला स्थान में, धान के खेत में, गाय का जुआरी में, गाय का जुआली में, और कहाँ पाया जाएगा? गाय का जुआली में भी मीथेन गैस पाया जाता है। LPG में, LPG में। फिर पूछेगा CNG में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं। सब में हम लोग मीथेन गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये मीथेन जो होता है, मीथेन जिसको हम लोग CH4 कहते हैं, यह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन और मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका मिश्रण होता है। तो हमको कहाँ दिख रहा है? और CO2 ये 3 चीज़ का मिश्रण होता है। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्पंज ठोस होते हुए भी दबाया जा सकता है। स्पंज को आपने देखा होगा, यह तो है ठोस, लेकिन फिर भी यह दब जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं जो ठोस होता है, ठोस दोस्तों, ठोस जो होता है असमपिंडीय होता है। क्या होता है? असमपिंडीय होता है। इसलिए ठोस को हम लोग नहीं दबा सकते हैं। लेकिन जो आपका स्पंज है, इसको हम दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं? क्योंकि स्पंज के एक अणु एक दूसरे से दूर होते हैं। पहला बात, स्पंज की बनावट तरल जैसी होती है। स्पंज के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या? स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी जाती है, इसलिए यह आसानी से दब जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, ठोस का क्या क्या सब गुण होता है दोस्तों? कोई चीज़ अगर ठोस है तो क्या हो जाएगा? इसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम होगा। क्या होगा? अंतराण्विक स्थान। ठोस के अणुओं के बीच में पूछेगा कि अंतराण्विक स्थान क्या होता है, अधिक होता है या कम होता है। तो अंतराण्विक स्थान सबसे कम होगा दोस्तों। अंतराण्विक बल
अंतराण्विक बल उतने अधिक होगा। क्या होगा? अंतराण्विक बल ठोस का क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठोस का दोस्तों आकार निश्चित होता है। क्या होता है? आकार भी निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का आकार, आयतन, ये सब क्या होता है? निश्चित होता है। कहने का मतलब आज ठोस अगर 1 kg का कोई ईटा है तो 5 kg का नहीं हो जाएगा। उसका आकार क्या होगा? फिक्स होगा, और आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। तो ये सब बात आपको याद रखना है। ठोस में बहाव का गुण भी नहीं पाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर 30 का राइट था। 5वां नंबर का प्रश्न है, गर्म भोजन की गंध ठंडे भोजन की तुलना में दूरी तक क्यों फैलता है? दोस्तों गर्म भोजन जो होता है वो अधिक दूर तक क्यों फैल जाता है, ठंडा भोजन उतना दूर तक नहीं फैलता है? तो इसका जो कारण है क्या है कि गर्म भोजन का जो कण होता है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, और ये तेज़ी से विस्तृत करती है यानी फैल जाती है। तो इसलिए अच्छा, कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन इस टाइप से दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जब हम लोग ठंडा खाना खाते हैं, ठंडा खाना, तो ठंडा खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है, जबकि गर्म खाना खाने में बड़ा टेस्ट लगता है ना? इसलिए टेस्ट लगता है क्योंकि ठंडा खाना जो होता है इसका जो कण होता है वो सक्रिय होता है, और जो गर्म खाना होता है वो विस्तृत होता है, हमारे जीभ के संपूर्ण हिस्सा में ये फैल जाता है जब गर्म रहता है, तो ये हमको अधिक टेस्ट देता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों वायु में जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इसको हम लोग किससे साफ़ करते हैं? रेगमार से साफ़ करते हैं। किससे साफ़ करते हैं? रेगमार से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया जाता है। अब कारण क्या होता है? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। रिबन को चमकदार बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा होता है, जब हम इसको हटा देंगे तो वायु में यह जल जाता है। ठीक है। सोडियम के बारे में याद रखना। सोडियम एक अधातु है। क्या है? सोडियम एक अधातु है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। क्या सकते हैं? चाकू से हम लोग इसको काट सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और सोडियम को चाकू से काटा जाता है। दोस्तों पानी में कहेगा ऐसा कौन सा धातु है जो विस्फोट करती है? पानी में यह विस्फोट करती है। किरोसिन में यह शांत रहती है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको किरोसिन में रखा जाता है? किरोसिन में यह शांत रहती है। ये बात आपको याद रखना है। और हवा में जलती है, हवा में यह जल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो पीतल का एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। पिताजी। पी से पीतल जो होता है किसका है? पी से पीतल हो जाएगा। पी से पीतल जो है, ता से याद रखना तांबा, और जी से याद रखना जिंक। तो तांबा और जिंक का क्या है? मिश्रण है पीतल। तो यहाँ देखिए कहाँ दिख रहा है आपको? कहाँ? अच्छा, तांबा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं, यानी कॉपर और टीन दिया हुआ है ये जिंक। तो कॉपर और जिंक कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 7 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो 8वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 8वां नंबर का प्रश्न कहता है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने किया था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। अब थोड़ा सा और भी बात हम लोग जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन था। तो यह जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन यह जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये इंग्लैंड या अमेरिका का, कहाँ का था? थोड़ा, हाँ, अमेरिका का यह जो था राष्ट्रपति था। कौन था? अमेरिका का यह राष्ट्रपति था, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय में इसका कार्यकाल था। ये बात आपको याद रखना है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अच्छा, थोड़ा सा एक बात मैं आपको और बताता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के समय कहेगा कि इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। तो आपको क्या बताना है? क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली था। ये बात आपको याद रखना है। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कब था? प्रथम अमेरिका का राष्ट्रपति तो वुडरो विल्सन था। कौन था? वुडरो विल्सन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है,
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस ने युद्ध को अपने से अलग क्यों कर लिया? प्रथम विश्व युद्ध में कह रहा है कि रूस ने अपने आप को इस युद्ध से अलग क्यों कर लिया था, क्यों किया था? क्योंकि रूस ने जर्मनी के साथ मिलकर नया गठबंधन बना लिया था। फ्रांस ने रूस को हटने के लिए विवश कर दिया था। रूस ने युद्ध जीत लिया था, गलत बात। रूस में बल्शेविक क्रांति के कारण आंतरिक समस्या उत्पन्न होगी, बिल्कुल सही बात। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में चला था, 1918 तक चला था। और 1917 में हो गया था रूस में बल्शेविक क्रांति, जिसके कारण रूस का आर्थिक दशा काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया था। तो यही ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस 9 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय मैंने अभी जस्ट बताया क्लीमेंट इटली, और ये भारत के आज़ादी के समय भी वायसराय था। कौन था? क्लीमेंट। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। यह एक लेबर पार्टी का था। कहाँ का था? लेबर पार्टी का नेता था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 1914 में बेल्जियम में जर्मन सेना के प्रवेश के बाद किस देश ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया था? तो 1914 में बेल्जियम में जर्मन सेना का प्रवेश के बाद किसने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया था? ब्रिटेन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर जो गलत है आपको छांटना है। खिलाफत आंदोलन ओटोमन तुर्की की पराजय हुआ। हमको पता है कि खिलाफत आंदोलन जब हुआ था तो खिलाफत आंदोलन तुर्की और ब्रिटिश के बीच में हुआ था, जिसमें तुर्की क्या कर गया था? हार गया था। तुर्की हार गया था। जब हार गया तो तुर्की के साथ सीवर्स की समृद्धि करके तुर्की को 2 हिस्सा में बांट दिया गया था, यानी तुर्की की पराजय हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, तो हमको गलत चुनना है। ठीक, लखनऊ समझौता 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित थी। हाँ, ये भी बात सही है। साबरमती आश्रम पूछ रहा है गांधी जी द्वारा स्थापित दक्षिण अफ्रीका से लौटने निशान। साबरमती आश्रम का इन्होंने स्थापना किया था, और साबरमती आश्रम का स्थापना इन्होंने 1915 में किया था। गांधी जी कब किया था? 1915 में। और यहाँ क्या कह रहा है? दक्षिण अफ्रीका से लौटने से पहले नहीं, दक्षिण अफ्रीका तब में गांधी जी तब तक गए किया था। दक्षिण अफ्रीका 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आया था। ये कथा लौटने से पहले, उस दिन तो लौटिए के आया था, इसलिए 9 जनवरी 1915 को ये आया था। प्रत्येक 9 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से उस दिन आया था, यहाँ कथा लौटने से पहले। तो यही ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, तो गलती आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रोलेट एक्ट न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में पास हुआ था। ये भी बात बिल्कुल सही है। रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। इसको हम लोग काला कानून, बिना अपील दलील का कानून भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1815 में वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांति को बढ़ावा देना नहीं, यूरोप में शक्ति संतुलन की स्थापना करना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यूरोप में शक्ति संतुलन का स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्या है? नेपोलियन को यूरोप का सम्राट बनाना। और वियना सम्मेलन में क्या हुआ था? नेपोलियन के हार के बाद में, नेपोलियन जब हार गया था तब इस सम्मेलन का गठन हुआ था। नेपोलियन का सम्राट बनाना ये तो गलती है। रूस और फ्रांस के बीच युद्ध कराना गलत था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी? तो भारत में आने वाला सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुर्तगाली में कहेगा कि सर्वप्रथम पुर्तगाली में कौन भारत आया था? तो वास्को डिगामा भारत आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कब आया था? 1998 में। 1998 में भारत आया था। कहाँ पर? केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कहाँ पर? केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। और उस समय केरल का राजा पूछेगा कौन था? तो जमेरिन था। कौन था? जमेरिन था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन और जीवन का वर्णन मिलता है? तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था इंडिका, और इसी इंडिका में पाटलिपुत्र के जीवन
पाटलिपुत्र के प्रशासन और जीवन का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये मेगास्थिनीज पूछेगा किसके दरबार में आया था, CM चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अच्छा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसका है, तो ये चाणक्य का है। किसका है, चाणक्य का। चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहते हैं। राजतरंगिणी नामक पुस्तक किसका है, तो कल्हण और बिल्हड़ का है। किसका है, कल्हण और बिल्हड़ का है। और इस राजतरंगिणी से दोस्तों, राजतरंगिणी से हमको कश्मीर का इतिहास पता चलता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, 19वीं सदी तक चीन में मुद्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर बन गया था। तो चीन में मुद्रण का जो शुरुआत हुआ था कहाँ से हुआ था, संघाई चीन से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कागज़ का भी खोज कहेगा सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो कागज़ का भी खोज चीन में ही हुआ था। अच्छा, जब कागज़ का खोज यहाँ होगा तो रुपया भी सर्वप्रथम कागजी नोट कहाँ चला था, चीन में। लेकिन दोस्तों पूछ लेगा कि बैंक नोट जारी करने वाला देश बताओ, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश बताओ। तो क्या बताना है, स्वीडन बताना है। क्या बताना है, स्वीडन बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं देखने के लिए स्लाइड पर किस द्रव का प्रयोग रंजक के रूप में किया जाता है। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं रंजक का रूप में, सेफ्रामाइन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्याज को काटते वक्त आंख में आंसू आ जाता है। तो प्याज को काटते वक्त आंख में आंसू आता है सल्फोनिक एसिड के कारण। किसके कारण आता है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड के कारण आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, केवल जीवित कोशिकाएं में ही परासरण की प्रक्रिया क्यों संभव होती है। तो जीवित कोशिका में परासरण की प्रक्रिया क्यों संभव होती है, कैवा नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है, क्यों संभव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पढ़िए। क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, क्योंकि उनमें केंद्रक होता है, गलत बात है। क्योंकि उनमें जीव द्रव सक्रिय होता है जो जल का अवशोषण करता है, और क्योंकि वे मृत कोशिका की अपेक्षा अधिक कठोर होती है। तो इस 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डीएनए से जुड़ी निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें कौन सा कथन कहता है कि सही है। डीएनए केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, डीएनए कोशिका की ऊर्जा उत्पन्न करता है, डीएनए केवल केंद्रक झिल्ली में होता है, डीएनए में आनुवांशिक लक्षणों की जानकारी होती है। तो ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डीएनए का अगर आकार पूछेगा कि डीएनए का आकार कैसा होता है, तो डीएनए का जो आकार होता है द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। डीएनए का खोज पूछेगा कौन किया था, तो इसका खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। कौन किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था डीएनए का खोज। नेक्स्ट अगला है, पौधे में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्रायः किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है। पौधे को जो सहारा देती है वो उत्तक पूछ रहा है किस प्रकार की कोशिका से बना होता है। तो वो जीवित कोशिका का, मृत कोशिका का, तरल कोशिका का, पेशीय कोशिका का। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो मृत कोशिका का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पौधे को यह सहारा प्रदान करता है, लेकिन कहेगा पौधे की मोटाई के लिए कौन सा उत्तक है। तो पौधे की मोटाई जो है पार्श्व विभोज्योतकी उत्तक। कौन सा हो जाएगा, पार्श्व विभोज्योतकी उत्तक या पार्श्व विभोज्योतकी उत्तक। ये पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। और पौधे की लंबाई, पौधा का अगर लंबाई का बात किया जाए तो कौन बढ़ाता है, शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक। कौन बढ़ाता है, शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, श्वास नली की आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले एपिथेलियम उत्तक में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है जो गति कर सकती है। तो उसमें क्या पाया जाता है, पक्षमाभि। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, उसमें पक्षमाभि यानी जिसको हम लोग सीलिया कहते हैं, तो ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए वनस्पति विज्ञान के अनुसार गाजर किस पौधीय भाग का उदाहरण है। तो गाजर क्या है, जड़ है। गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया। तो ये सब आपका क्या है, जड़ है। अच्छा, गाजर पूछेगा कैसा जड़ है, तो याद रखना गाजर जो है शंकु रूपी जड़ है। क्या है, शंकु रूपी जड़ का उदाहरण है। ठीक, फिर पूछेगा कि मूली क्या है, तो मूली आपका हो जाएगा तुर्क रूपी जड़ है। क्या है,
मूली तुर्क रूपी जड़ है, और चुकंदर जो हो जाएगा यह कुंभी रूपी जड़ है। क्या है? कुंभी रूपी जड़ है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पौधे में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों पौधे में फॉस और फ्लोएम, फॉस से फल यानी भोजन का परिवहन वहन करना एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो यानी भोजन का परिवहन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अच्छा, पौधा में दोस्तों क्या होता है? फ्लोएम पाया जाता है और जाइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाइलम का कार्य क्या होता है? ये जल का परिवहन करता है। किसका करता है? जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। भोजन का पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोक वालेसा किस वर्ष पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने? तो लोक वालेसा जो है 24 नंबर का प्रश्न है, वो 1980 में पोलैंड के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1990 में बना था। सॉरी दोस्तों, 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में, निम्न में से किस देश में सबसे पहले सार्वभौम वयस्क मत अधिकार लागू हुआ था? तो सबसे पहले वयस्क मत अधिकार जो लागू हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि यह कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, न्यूजीलैंड में याद रखना कि महिला को भी सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार भी पूछे किस देश दिया था? तो महिला को वोट देने का भी अधिकार सर्वप्रथम कौन दिया था? तो इंग्लैंड दिया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संविधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है क्या होता है? केवल कानून बनाना, गलत बात। केवल चुनाव कराना, बिल्कुल नहीं। नागरिक और सरकार के बीच संबंध तय करना, और केवल न्यायालय चलाना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संविधान बनने में कितना खर्च हुआ था? 6399 का क्यू हो जाएगा 729, बीच में 6 लगा देते हैं तो 63,96,729 रुपया उस समय संविधान बनने में खर्च हुआ था। और संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन का टाइम लगा था। चलिए हम नेक्स्ट अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो हमारी उद्देशिका में किस प्रकार का न्याय का उल्लेख है? धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नहीं, धार्मिक नहीं है, तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हाँ बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक न्याय नहीं, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उद्देशिका जो है इसको पेश कौन किया था? दोस्तों इसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू। कौन पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी किस प्रकार की नागरिकता लागू है? भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर कैसा है? एकल नागरिकता लागू है, क्योंकि यहाँ के नागरिक को एकल नागरिकता दिया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर वो आज भारत का नागरिक है तो एक देश का नागरिक होते हुए वो दूसरे देश का नागरिक नहीं बन सकता है। जब वो नागरिक बनना चाहेगा दूसरा देश का, तो पहले भारत की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा। ठीक, तब आप दूसरे देश के नागरिक बन सकते हैं, अन्यथा दोनों जगह नहीं बन सकते हैं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब अंदर से दोगुना मोटिवेशन प्रदान करता है। मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।